खबर है में खुश आमदेद। मैं हूं सईद काजी, मेरे साथ हैं आरफ उम्मीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, मुत्तहिदा अपोजिशन की अखूद मुखालफ हिकमत अमली क्या है? उन्होंने 11 तारीख को जलसा भी रख दिया और ये कल भी हमने बात की थी। उन्होंने इंतखाब किया है। बलूचिस्तान का क्या मामला है और क्या मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लीड करेंगी इसको, और फिर अंदर की लड़ाइयाँ क्या है और अंदर की क्या कहानियाँ हैं। बिलावल भुट्टो साहब बाहर क्यों गए, ख़ास तौर पर एक्सक्लूसिवली बताएंगे। पीपल्स पार्टी इसमें अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी समझ रही है। उसके साथ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने एक तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त अभी आज़ाद नहीं है। उनकी क्या उनकी राय और गुफ्तगू थी, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब समझते हैं कि टिकटॉक के बायस यहाँ पर फांसी बढ़ रही है, क्या इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। मगर बड़ी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। अपोजिशन की जो हिकमत अमली है ये आ रही हैं कि आपस में अभी तक एतमाद का फुकदान है, एक दूसरे पर यकीन नहीं रखते, ऐसी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, जब कोई भी मूवमेंट अपने ज़ाती मकासद के लिए शुरू की जाए तो इख्तलाफात का शिकार ही रहती है। जो काम बेलौस नहीं करेंगे या कौम की खिदमत की गर्ज से किस पे एतबार नहीं कर रहा? पीपल्स पार्टी नून पे नहीं कर रही, नून पीपल्स पार्टी पे नहीं कर रही, मौलाना दोनों पे नहीं कर रहे, दोनों मौलाना पे नहीं कर रहे। पर मैंने सुना मौलाना संजीदा है। मौलाना ही सिर्फ संजीदा हैं। और दोनों पार्टियों को, जो मेरी इतला है, नवाज शरीफ ने जो मौलाना साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था आपने धोखा देने की हैट्रिक कर चुके हैं पहले ही। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल जो नवाज शरीफ साहब को कहा, उन्होंने कहा जी आपको क्या गारंटी चाहिए। ये मौलाना साहब के नहायत करीबी जो साथी है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मुझे रज़ाई नाब दोनों जमातें दें। जब पीपल्स पार्टी को ये बात चली, उन्होंने कहा जी सिंध हुकूमत का तो क्वेश्चन ही छोड़ दे, हमने नहीं देना, सूबे से नहीं जाएंगे, हम सूबे से नहीं जाएंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। जो आपने अब पहला कहा हिकमत अमली क्या होगी, आज मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी से बात की है। अच्छा, क्या उन्होंने उनसे कहा है जो मेरा बयानिया है। एक तो उन्होंने उसकी जो कल तकरीर की थी मरीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी बड़ी तारीफ की है कि आपने जो अहम अदारे को टारगेट किया है, खसूसन कमर जवेद बाजवा साहब को, वो सॉरी क्या नाम है, आसिम बाजवा साहब को, उस पर मरीम को बड़ी शाबाश दी गई है। और मरीम और नवाज शरीफ के दरमियान जो बात तय हुई है, हो सकता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आइना चंद दिनों में लंदन में कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करे। याद रहे, एक मिनट रुकिएगा, एक तरफ तो वो टारगेट कर रहे हैं, एक तरफ बहुत खुल के ऐसी गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान और उनके बिरादरान कर रहे हैं इदारों के हवाले से जो पहले यहाँ रिवायत नहीं थी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एजेंडा एक ही है सबका, सबके पीछे ताकतें एक ही है। मौलाना फजलुर रहमान का जरा आप डाटा निकाल लें, नवाज शरीफ साहब का निकाल लें, पीपल्स पार्टी का निकाल लें, ये बैरूनी क़ुव्वतें शामिल हो चुकी हैं इसमें। ये आपको मैं इतना यकीन से कह रहा हूँ जितना इस वक्त 3 लोग हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे 4-5 भाई कैमरा मैन हैं। ये ताकत हो चुके हैं। और इस मुहिम में, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में, इमरान खान तलाशे गुमशुदा होंगे। स्टेज से तकरीरें होगी जो आज मरीम साहबा ने नवाज शरीफ से प्रूव कराया, और नीचे नारे लगाने वाले अदारों को हिट करेंगे। और इनकी क़यादत बज़ाहिर ये कहती रहेगी हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन बंदे नहीं के होंगे, बंदे नहीं के होंगे। और उनको बताया जाएगा कौन कौन से नारे लगाने हैं। और मरीम की तकरीर के दौरान 3 नारे जो मेरी ज़बान जी इजाज़त नहीं देती, जो स्लोगन दिया गया है जो नारे लगवाने के लिए, जो उनके एक हल्की सी झलक कल हाई कोर्ट में लोगों ने सुनी है। ये स्लोगन मरीम साहब की किचन कैबिनेट का है। ये पाकिस्तान में हर तरफ तेल बिछा रहे हैं। अब भट्टी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया था वो तो किस्सा माजी बन चुका, वो दफन हो, अब डायरेक्ट लड़ाई होगी। वो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा नुकसान एक अहम अदारे को हुआ है कि जो उनके खिलाफ ज़ुबान वो थोड़ा सा रोकी रखने की कोशिश करते थे, अब वो रोकने वाला बैरियर ख़त्म हो गया। अब कमांड चले गई मरीम नवाज साहबा के पास। टकराव होगा, अब टकराव होगा। और ये नवाज शरीफ ने अपने गैर मुल्की दोस्तों की मदद के साथ ऐलान जंग कर दिया है।
तो जो उनके यहाँ पे दोस्त हैं इस टकराव को इसका बैकलैश भी तो आएगा ना भट्टी साहब, ऐसे तो नहीं होगा कि वो देखें उसमें पीपल्स नून लीग के बहुत सारे लोग मियाँ साहब के इस बयानी के खिलाफ खुल के बात करने लग पड़े। तो क्या इसमें आपकी तरफ मलिक साहब इसमें से क्या मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग फिर अबंडन भी कर जाएंगे अगर इतना एक्सट्रीम बयानियां लेते हैं तो? देखिए, अगर आप गहराई में जाए ना, जो नवाज शरीफ साहब ने जो बड़ा उन्होंने इदारों की वो जो उनका बयानी है नहीं, उन्होंने कहा कोई मुलाकात नहीं करेगा किसी एजेंसी से, किसी सरकारी मुलाजिम से, उसके अंदर आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके पीछे उन्हीं लोगों की जिस पे आप कह रहे हैं जो पार्टी से निकलना चाह रहे हैं उनको फंदा एक किस्म का डाला जा रहा है कि आप मिलेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? ये पॉलिटिकल मूव है ना। आप अभी कह रहे थे कि मौलाना, आपकी पास खबर है कि मौलाना संजीदा है, बाकी पार्टियां नहीं हैं। देखें, जो भट्टी साहब ने, मैं समझता हूँ जो इनकी खबर है 100% सही है। मौलाना ने सबसे बड़ा जो शिकवा किया नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा कि अगर आप दिल से, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी और दोनों पार्टियां मेरे साथ होती, पिछले साल तो इस मुल्क की सियासत कुछ और होनी थी। अब जो उन्होंने कहा जी मुझे इस्तीफ़े दें, इस इस्तीफ़े के साथ एक चीज़ है जिस पे दोनों बड़ी जमातें डरी हुई हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे इस्तीफ़े के साथ मुझे बहुत अहम शख्सियतों की इस्तीफ़े का मुतालबा भी तुमसे चाहिए। 100% करते हो तो फिर चलते हैं। यहाँ पे बात रुकी। भट्टी साहब फिर तो ये तो फिर काम ना होने वाली गल्लां ने। देखें मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ बाहर ले जा चुके हैं। नहीं, असल बाहर लेके जा चुके हैं। असल उनका राब्ता होना है नवाज शरीफ से, क्योंकि जरदारी साहब अब भी खुल के खेलना नहीं चाह रहे अदारों के खिलाफ। जरदारी साहब अब भी खुल के नहीं खेलना चाह रहे। मेरी इतला है, एक तरफ तो मुस्लिम लीग का ये आया लेटर किसी तरह मिले, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग एक अहम शख्सियत से मिल चुके हैं पिछले 48 घंटों में, गारंटी ले चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां नहीं होंगी, ताहम इसका नया दौर होगा शुरू। मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि वो अलायंस बनने से पहले ही क्रैक्स आ गए, नाइन्थ करेक्शन आ गया। जो इस वक्त नून लीग बेस कर रही है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, मेरी सुन ले, मोहसिन दावड़ पे, महमूद खां अचकज़ी पे, बलूचिस्तान में अलहदा पसंद तरीकों पे, इन पे ये ज़्यादा बेस कर। ये बड़ी खतरनाक खबर है। मैं खबर दे रहा हूँ भाई जी, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ छोटा सा, मेरी जो क्या इन्फॉर्मेशन वो उन लोगों से भी राब्ते में हैं जो कि इस वक्त जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं या पहाड़ों पर हैं? और आपके 3 सहाफ़ी भी, एक लंदन भागा हुआ है अमेरिका, और 3-4 सहाफ़ी, मैं आज टीवी पे कह रहा हूँ, वो इस सारी प्लानिंग का हिस्सा है। नाम बता दें। अदारों को हिट करने के लिए, अदारों को हिट करने के लिए उनके यहाँ शुरू हो गए होंगे वो ट्वीट्स, तो यहाँ होने वाले हैं। यहाँ शुरू हो गए होंगे, मैंने अर्ज किया है, यहाँ होने वाले हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान से भी कुछ साफी मिलते हैं, इस बयानिए को उठाओ। मरियम को और नवाज शरीफ को भी कहा जा रहा है कि इस बयानिए को उठाओ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये होमवर्क पूरा हो चुका है और रुदाना हो रहा है। नहीं, अब मलिक साहब ये बात है कि क्या कराची में, इस्लामाबाद में एक चीमा है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, वो भी इस किस्म के हिस्सों का पार्टनर है, बस, नो मोर। एक जर्नलिस्ट है, आई डोंट नो उसका पूरा नाम। कराची में कि सॉरी, इस्लामाबाद। अच्छा चलें अब वो से, लेकिन मलिक साहब आप क्या ये समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट, दुनिया किसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, आपको इस मसाइल होते हैं हर हम जैसे मुल्कों में, तो आप समझते हैं कि ये ब्लैकमेल कर लेंगे एंड दे विल हैव देयर ओन वे? कारी साहब, इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है जो आप सवाल भट्टी साहब से मेरे से कर चुके हैं। अगर तीनों का कोई कॉमन एजेंडा होता ना कि हमने पाकिस्तान में पीने का साफ पानी मुहैया करना है, हम एक हैं, हमने तलीम का मसला हल करना है, हम एक है, हमने हेल्थ का करना है, बेरोज़गारी का, तीनों पे प्रेशर है नैब का। और एक मैं आपको फिर खबर दे दूँ, बिलावल को ये ऑफ़र आ रही है कि अगर तुम थोड़ा सा दरमियाने राह पे रहोगे तो तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। और ये भी इंडिकेशन पीपल्स पार्टी को दे दी गई है कि आपने ये बात कह दी है कि इसमें इनकी लड़ाई में अवाम कहीं फिक्र नहीं करते। अब मैं नहीं करते। और जो मैं बिलावल की आपको खबर दे रहा हूँ, बिलावल को ये कहीं आपके ये तो नहीं कहना चाहते कि अगर यहाँ पाकिस्तान में मूवमेंट बन गई तो ये सारे एक तरफ हो जाएंगे? नहीं, वो मुश्किल बातों पे आप चले गए। पॉइंट जो पॉइंट सिंपल है, मैं इसको कंक्लूड यही करूँगा, जब तक अपोजिशन का कोई अवामी एजेंडा नहीं होगा, मेरा तो तुम्हारा तो जिक्र ही कहीं नहीं है। ये सारे अपने एहतसाब पे इकट्ठे होने, इसीलिए भट्टी साहब की ये खबर 100% सही है, इकट्ठे भी हैं और इकट्ठे नहीं भी हैं, क्योंकि अपनी इसीलिए इनको थोड़ा सा घी लगा दिया गया बिलावल को कि तुम्हारे लिए 3 साल बड़े आला हैं, तुम आने वाला वक्त तुम्हारे हक में जाएगा। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकता। तो भट्टी साहब इसका मतलब ये है कि फिर कोई, हाँ लेकिन नहीं भट्टी साहब, मैं दोबारा आपसे
पूछना चाहता हूँ, आज तो एक अहम डेवलपमेंट हुई कि वो रेफरेंस वापस ले लिया गया जो मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरा ख्याल नोटिस वापस लिया है, रेफरेंस नहीं, नोटिस वापस लिया है, और इन्होंने कहा था कि हम किसी अहम पेशावर में अस्करी शख्सियत के रेजिडेंस का घेराव करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं, देखें, एक तो 90% अल्हम्दुलिल्लाह 100% साफ़ी मुहिब वतन और मुझसे ज़्यादा सारे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने उन साफ़ियों की खिदमत ली है जो इंटरनेशनल मीडिया से साथ बाहर मिलकर काम कर रहे हैं। हुसैन हक्कानी वगैरह, चलो मैं नाम नहीं लेता, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से जो राब्ते में हैं, कुछ लोग, मैं सारे नहीं, बहुत सारे जेन्युइन साफ़ी हैं जिनको मैं जानता हूँ, कि इधर पाकिस्तान से जहर उगलेगा, आप अपने जो दूसरी कोऑर्डिनेशन अमेरिका या लंदन के किसी टीवी के साथ या अखबार के साथ काम कर रहे हैं तो आप हमारी इन चीज़ों को वहाँ पुश कराएंगे। ये एक बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई है जिसके असरात आपको कुछ नज़र आने, मेरी नज़र में तो 2-3 दिन में ट्वीट आने शुरू हो जाने चाहिए। इसी ज़मीन में सवाल आपसे, ये अगर बात हो जाती है और हो रही है आप कहते हैं, तो ये खबरें लगवाने से, ये करवाने से क्या होगा कि हम कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं, हमने हार लेके रखे हुए हैं और आपको सीधा हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाएंगे, तो ये ख्वाहिश आपको पूरी? देखिए, ये ख्वाहिश तो ना नोमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, ये तो पूरी होनी नहीं। अच्छा। मैं आपको बता, या मरियम साहब को यहाँ पे इक़्तिदार, मेरे एक गुजारिश है कि इस मुल्क के अहम तरीन अदारे को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी भी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो, वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौज आ जाती है। मैं आपको इससे ज़्यादा और खुल के क्या क्या बातें कहूँ, ये मौजूदा हुकूमत छोड़ें, ये तो मैटर ही नहीं करती। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि इमरान खान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। मेरी उदारों से गुजारिश है, मुझ समेत सब पे नज़र रखें कि गैर मुल्की एजेंडा कौन टोक कर रहा है। अच्छा, ये मलिक साहब, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परवेज़ अशरफ साहब, वो एक मॉडरेट आदमी है और वो कभी मैंने उनको बहुत एक्सट्रीम पोजीशन नहीं देखी। खकान अब्बासी साहब के हवाले से भी खबरें आती रहती हैं कि वो तमाम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं वहाँ पे उनकी साफ सलामत रहती है। तो ये मियाँ साहब का और वो एजेंडा जो कल मोहतरमा कह रही थी कि मेरा ये बोझ कोई उठा नहीं सकता, ये बोझ तो इनसे नहीं उठेगा, माइनस फजलुर रहमान साहब। कारी साहब, ये इसीलिए जो खबर थी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की, उसमें देखें ना, ये जो लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम ने की है उसमें आपको हक्कान अब्बासी साहब नज़र नहीं है, ख्वाजा आसफ नज़र नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक नज़र नहीं है। ये वही शहबाज शरीफ का ग्रुप था। मैंने आपको खबर दी है, ये मैं आप तबसरा करने लगूँ। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का पकड़े जाना जो है ना, वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया। शहबाज शरीफ बाहर रहता तो शहबाज शरीफ ने फंसा रहना था, आधा भाई आधा मुफाहमत। तो शहबाज का पकड़े जाना शहबाज के लिए भी बड़ा अच्छा है, आराम से वो सुकून से खाना शाना खाएगा जेल में, उसकी भी जान छूटी और अपोजिशन का अग्रेशन बाहर आ गया। मैं ऐसा बोलता हूँ शहबाज की गिरफ्तारी जो है ना मुफाहमत के लिए नेगेटिव गई है, मुफाहमत के लिए नेगेटिव गई है। लेकिन बड़ी साहब, आपको कोई गिरफ्तारियाँ और नज़र आ रही हैं? वो मोहतरमा जावेरिया साहबा को तो उन्होंने इस्तिस्ना दे दिया है, जबकि उनके ज़माना उनके नाकाबिले। देखे, हमें हुकूमत को एक ही चीज़ चाहिए था और अपोजिशन को भी, सियासत को करप्शन से अलग रखते, इनका मिक्सचर ना बनाते। बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत ने अदारों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अगर आप बार बार नैब के इशू पे बोलेंगे, अब नैब को नैब का काम करने दो। अब ये कॉमन सेंस है, मैं भी समझता हूँ कि शहबाज साहब की बेल कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इंटरम बेल इतनी चलती नहीं, 22 से चली। इस पर नून पीटीआई वालों को बोलने की क्या ज़रूरत थी? नहीं बट सर, मैं आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपसे, क्या आप समझते हैं कि ये जितने केसेस बने हैं और ये आमतौर पर पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, क्या ये लोग आपको बादिल नज़र में लगता नहीं है कि ये करप्शन में मुलव्वस थे? नहीं, मैं किसी को ना गुनाहगार ना बेगुनाह, करप्शन बेइंतहा और आज हुई, हाँ, इनके दौर में हुई, 100% बेनिफिशियरी भी थे, इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं। लेकिन मेरी साथ दूसरी गुजारिश भी सुन लेना, और तुम नमाज के करीब मत जाओ जबकि नशे की हालत में, आदि आयत नहीं होती। क्या वो करप्शन आज भी वैसे हो रही है? इन लोगों को क्यों रिलीफ मिल? करप्शन नैब बहुत अच्छा काम कर रही है, जिन पे हाथ डाल रही है, जिन पे हाथ नहीं डाल रही उससे बुरा काम कर रही है, क्योंकि अपोजिशन को प्रोपोगंडा करने का ये मौका मिल जाता है। वो कभी नहीं कहते कि मैं बेगुनाह हूं। जरदारी ने कभी सुना बेगुनाह होगा? ठीक होगी बात आपकी कि उन लोगों पे हाथ डाल देना चाहिए, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि चूंकि उन लोगों पे हाथ नहीं डाला जा रहा तो जिन लोगों पे हाथ डाला है उनको उस वजह से छोड़ दें? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा है सिलेक्टेड हिसाब हमेशा नफरत को जन्म देता है। मेरे खिलाफ भी आप एक कार्रवाई करेंगे तो मेरे दुश्मनों को छोड़ देंगे,
तो ये क्वेश्चन उठेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप अगली गिरफ्तारियां भट्टी साहब किसकी नजर आ रही हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है शाहिद हकान अब्बासी, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, फजलुर रहमान साहब जितनी मर्जी बढ़के लगा लें, आज कुछ अदारे अंडर प्रेशर आए हैं, नोटिस वापस लिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के लोग जो जो तकरीरें कर रहे हैं, रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती और ना उसको करना चाहिए। भट्टी साहब वो तो किसी बहुत जो हमारे यहाँ जो आइन के कुछ ऐसे शिक्के हैं वो तो उसके ज़्यादा में आते हैं, आने वाली गुफ्तगू भी है। नहीं वो है ना, लेकिन कानून हरकत में जब नहीं आता तो माफिया उसी वक्त मजबूत होता है। ये कानून को हरकत में आ जाना चाहिए, कानून को हरकत में आ जाना चाहिए। जितनी देर करेंगे स्ट्रीट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट ये अपोजिशन फैलाने में कामयाब हो रही है। भट्टी साहब आप समझते हैं सिर्फ सारा कानून का इशू है? मेरी राय में जब तक आप वो कंडीशन भी तो देखें ना, आप अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो देखें, बिल्कुल जीरो है। तो जब तक आप परफॉर्मेंस बढ़ाते नहीं, ये आपके लिए खबर होगी शायद, लोगों को बताएं कि हम चीनी और गंदम भी बाहर से हम खरीदेंगे। आप कह रहे हैं ये कानून का मसला है, अपोजिशन नहीं आप परफॉर्मेंस को भी तो साथ जोड़े ना। करप्शन है, आपको हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से आज मेरे अहम अदारे टारगेट पे आ रहे हैं। अपोजिशन को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली हुकूमत है, ये मेरा आर्गुमेंट है। मैं तो खुद कह रहा हूँ हुकूमत की, आज इन्होंने माशाल्लाह बड़े नेक आदमी, दीनदार, परहेजगार ताहिर शरीफ साहब को लगाया और आप उनको जानते हैं, सारे जर्नलिस्ट जानते हैं। तो उनको उन्होंने कैसे अदब के साथ मौलाना ताहिर शरीफ को खुसूसी नुमाइंदा, मौलाना को नुमाइंदा मजहबी, तो लिहाजा इमरान खान साहब की चॉइस तो ये है। तो फिर इससे आगे मैं क्या, तो आज एक मिनट जरा, आज आपको पता है जितना वो शोर पड़ा है रेलवे की कारकर्दगी पे, हमारे जो मैंने कहा था अपना काई साहब, मैं कह रहा हूँ इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, करप्शन का अरूज पे जाना, हमारे अदारों को अपोजिशन टारगेट कर रही है, उसकी वजह ये हुकूमत। आज आपका मौजू शेख रशीद साहब रहे, उनका महकमा रहा है कि अरबों का नुकसान हो रहा है, परफॉर्मेंस है नहीं और इसको निजकारी करना मेरी बात सुने, ये आप बयान दे सबका बयान मुझे आज भी मैं सुन रहा था कि हम स्टील मिल को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारेंगे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है ना आजकल चल रही है, ये कड़वा सच है। मैं भाई किसी का स्पोक्समैन तो जब मेरे अदारों को आप हिट करेंगे तो मैं कहूंगा जो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जरूर हिट करें। कल परसों पिछले हफ्ते में 4, 5, 22, 23 साल के जवान और कप्तान, सेकंड लेफ्टिनेंट जवान शहीद हुए हैं। मुझे बताएं वो हमारा असासा है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। दो बातें हमारे आई हैं इस सेगमेंट में, वो ये कि हुकूमत की बिल्कुल जो है कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान है, मगर इसके साथ ही हुकूमत की जो 2 नंबर या गलत कारकर्दगी है उसके पीछे लोगों की करप्शन छुपाना, उससे भी बड़ा 2 नंबर काम है। दोनों काम नहीं होने चाहिए। वापस आएंगे तो बात करेंगे मरीम नवाज साहब को अगर मिलती है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है तो क्या होगा, और क्या मरीम नवाज साहिबा का इन हालात में, इस गुफ्तगू में और इस बयानिए में इस पाकिस्तान की सियासत में कोई फ्यूचर है या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, भट्टी साहब ख़ास तौर पर ये बताएं कि क्या ये एक अच्छा अमल होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके वर्करों के लिए, उसके सियासी मुस्तकबिल के लिए कि मरीम साहिबा के हाथ में बागडोर दे दी जाए, और जबकि ये बात तय है कि इस जन्म में और इस इस्टेब्लिशमेंट होते हुए, इस हुकूमत के होते हुए तो नहीं। देखें, गुजारिश ये है, मरियम को भागदौड़ देना ही जमहूरियत की नफ़ी है। ये तो विरासत हो गई ना। मरियम, राजा ज़फ़रुल हक, शाहिद हकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, अमीर मकाम साहब, ख्वाजा आसफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीकी, इवन के जो एक गली मोहल्ले का लीडर है ना, इन सब को क्रॉस करके इनकी कुर्बानियों पर पांव तले कुचल के आप उस खतून बच्ची को देंगी जिनमें सिर्फ एक खूबी है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। ना कभी सियासी स्ट्रगल की, ना पॉलिटिशियन की, ना अपोजिशन की सियासत की, ना हुकूमत में जब बना मीडिया सेल के आप इंचार्ज बन गए। तो इसमें मेरा ख्याल है जो पुराने मुस्लिम लीग नून के नजरियाती लोग हैं उनमें से निसार अली खान साहब ने भी अलादगी इसी वजह से इख्तियार की। चौधरी निसार अली साहब ने वादया कहा था कि मैं इस उम्र में सारी जिंदगी सियासत करके अब बच्चों के पीछे खड़े होकर नारे नहीं लगा सकता, मेरा ज़मीर ये ग्वारा नहीं करता। नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, जो मर्जी करे। मरियम मुझे डांटे, अब मरियम डांटने वाला ही साहब है ना। मरियम का अंदाज थोड़ा सा, हमारी बहन गुस्से वाली है, तो जिस लफ्ज़ ने ये कह दिया मेरे और मेरे बाप का बयानिया बोझ, लफ्ज़ बोझ, मैंने क्या लफ्ज़ का बोझ,
बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं, वो तो खुद कह रही है बोझ। अच्छा, साद रफीक साहब कहते हैं मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये तो हो गया। लेकिन मलिक साहब मुझे आप एक बात बताएं कि मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू है, बयानियाँ है, उन्हें आम तौर पर जो पार्टी के अंदर लोग हैं जो खुल के, सिवाय परवेज रशीद साहब को या एक आध बंदे को छोड़ के, वो कहते हैं उनका तो एटीट्यूड मिसगाइडेड मिजल टाइप है, मतलब शी इज़ अ लूज कैनन, ये उनके बारे में है। तो ये तो वैसे पार्टी को भी ले ही बैठेंगी। नहीं, मैं आपसे डिसग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फिर लंबी बात नहीं मैं करूँ, मुख्तसर करता हूँ। नवाज शरीफ की 30 साल सियासत स्वाय तसादम के कशीदगी के कुछ नहीं है। सदर लगारी से कौन लड़ा, सदर इसाक से कौन लड़ा, 3 जर्नैलों से कौन लड़ा, मैं लड़ाई से जर्नैल कौन से छोड़ दे, लंबी बात नहीं बताए ना भाई। आप रेल शरीफ से आपका फटा रहा, जगीर करामत को इस्तीफा देना पड़ा। हर जब भी आप आते हैं आप आमने सामने हो जाते हैं, आपका मसला हो जाता है। फिर अब भी आपके सामने ये चीज़ भी है, अपना नवाज शरीफ लाया, मैं जो आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। राहिल शरीफ साहब को उन्होंने बेशुमार फायदे पहुंचाए, एक्सटेंशन तो नहीं ना दी, सुने ना, उनको इजाजत दी यार, सुन लेना, उनको बाहर जाने दिया, अलाउ किया, बड़ी तनख्वाह पे वो गए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी फौज को उन्होंने किया। जहांगीर करामत वो भी रोक दिया था, एनओसी भी रोक दिया था। जहांगीर करामत को उन्होंने जाने दिया, यानी जहांगीर करामत ने उनकी बहुत बड़ी फेवर की, सुप्रीम कोर्ट के हमले पे उन्होंने उनको इग्नोर किया। ये आपका सुप्रीम कोर्ट से भी तसादम हो गया, आप मेरा आर्गूमेंट साबित कर रहे हैं। नहीं उनको तो जहांगीर करामत ने तो जाके दे दिया। मुझे 1 मिनट दे दिया। मैं भट्टी साहब आपसे उन्होंने लड़ाई की परवेज मुशर्रफ से, उन्हें उठा के बाहर मारा परवेज मुशर्रफ ने, और उनको अंदर लेके आए जनरल जिलानी, जनरल जियाउल हक, और वो लोग जिस दिन इन्होंने जर्नैलों की और एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पर छोड़ी उस दिन। यार हमारी मेमोरी कुछ काम है। मुशर्रफ ने इस मुल्क में मार्शल नहीं लगाया था, आपको याद हो। मेरे गले च पै गया। नहीं, मैं थोड़ा सा हकायक बता दूं, दोस्तों का इख्तलाफ राय हक है। वो बैरून मुल्क से आ रहे थे, इन्होंने पीछे किसी भट्ट साहब को आर्मी चीफ कर दिया, जनरल अजीज, जनरल महमूद और 4-5 लोग थे। इन्होंने तो उनका जहाज पाकिस्तान में नहीं उतरने दिया था, राना मकबूल गिरफ्तारी के लिए चले गए थे, आर्मी चीफ पाकिस्तान की। वो तो पीछे दीगर जनरलों ने रिएक्ट किया कि यार इस तरह हमारे आर्मी चीफ की तस्लील होगी, आइन को इस तरह करेंगे। वो लड़ाई नवाज शरीफ साहब ने लड़ी थी, मुशर्रफ ने साहब तो उस वक्त हवा में थे। वो केस किसने खत्म किया? एनआरओ किसने किया था? उसी मुशर्रफ ने किया था ना। 9 साल के बाद माफी मैंने दी थी। नहीं, मैंने माफी दी थी। मैं पॉलिटिशियनों की बात नहीं, जर्नैल से माफी मांग के गए ना, तो किसने माफी किया? टेररिज्म का केस था तो देते माफी किसने मांगी? मैं काजी साहब मैं यही अर्ज करने लगा हूं, मैं मौजूदा अहम अब भी लोगों को कहता हूं, खुदारा सांपों को ना पाले, कोई भी है, वो किस रूप में भी है। सांप का काम है डसना, जितना मर्जी दूध पिलाओ वो आपको अच्छा, मैंने अगली स्टोरी पे भट्टी साहब जाना है, ये है बनाना, मेरा मतलब है जब तक उसने हाथ जोड़ के रखा वो ठीक है यार, जो इसको गोद ले लेता है वो अच्छा अमर है, उठा के बाहर मार दिया। लड़ाई कौन सी की? लड़ाई कौन सी? आपका वजीरे दाखिला जो है, सुने एक माफीनामा लिख के, काजी साहब एक माफीनामा लिख के दे के गए काजी साहब, भुट्टो ने नहीं लिखा। ये जो आप बातें कर रहे हैं, आपके वजीरे दाखिला साहब ऑन रिकॉर्ड है कि सिर्फ 3-4 बंदों की वजह से नवाज शरीफ गया ना, करप्शन से गया, बना के रखता आज भी वजीर आजम होता। ये आपका निजाम पूछे ब्रिगेडियर इजाज से, ब्रिगेडियर इजाज में कोई इल्जाम नहीं है, नवाज शरीफ करप्शन पे नहीं निकला, सीधी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, सिस्टम आप मुझसे बात करते हैं, अगर दुनिया के किसी वजीर आजम का वर्क परमिट किसी और जगह निकला था, वो डूब के मर जाता। तो करप्शन से ज्यादा गंदी और गलीज हरकत ये थी कि आप प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरे मुल्क में नौकरी कर रहे हो। इस बात में वजन है कि नवाज शरीफ करप्शन से नहीं, वो गरीबों का रिज़्क रोटी पूरी सबसे लिबास बगैर हो गए। उन्होंने सारी खरबों की प्रॉपर्टी बांट दी। जितना नवाज शरीफ को आवाम का दर्द है ना, अनबिलीवेबल है। वो रात को भेस बदल के तलाल चौधरी तो कानून साजी क्या तंजीम साजी करना चाहता है। बात बताता हूँ, आखिरी बात बता के अगली स्टोरी पे जाता हूँ कि एक यहाँ ब्यूरोक्रेट है, वो गया जुल्फकार अली भुट्टो को कहा कि ये तुम दरखास्त लिखो जियाउल हक के नाम, मैं तुम्हें माफी ले देता हूँ। कहते हैं तुम ये सुबह दिखाना चाहते हो लोगों को मेरी मौत के बाद, जाओ मुझे फांसी लगाओ। फांसी ली उसने, तो 30 साल फांसी ली, माफी मांग के नहीं गया, इसलिए ये तरला प्रोग्राम है, इनको तरला ही समझे। और सुने आखिरी बात, ये जेड़ा जुबैर साहब ने ये धमकी दे के गए थे यार, मिन्नत करने गए थे। मैं कुछ बातें मुझे भी पता है, मुझे ना मजबूर करें, छोड़े अपनी खबर, क्योंकि वो तो डीजी एसपीआर साहब ने बयान दिया था। मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है किस तरह आप ड्राइवर के रूप में गए ये पॉलिटिशियन भाइयों से मिलने।
फिर ना छोड़ें क्योंकि हम कमज़ोर आदमी हैं। माड़े ना लड़ाई लड़ लो, माड़े ना साग ना लड़ लो, सदर साग ना लड़ लो। मैंने पहले भी कहा था ना लड़े इनको। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि ना करो भाईजान, ठेके शेके चल रहे हैं। नवाज शरीफ की सारी अचीवमेंट लड़ाई पे हुई है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। जो यार वो कैसा बंदा प्राइम मिनिस्टर अपना ही मुल्क फतह करना चाह रहा है, ये अजीबोगरीब लड़ाई है। ओ भाई तुम वजीरे आजम हो लेकिन आइन और कानून के दायरे में काम करना। कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक ठप्पा लगवा के कि ये बदयानत और झूठे हैं, वो चले गए। ग्रेट अचीवमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इनकी और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उसे चांस मिल रहा है, वो इस लड़ाई में से अपना रास्ता निकाल रहे हैं और इसीलिए वो इस अपोजिशन से आज बड़े ठंडे ठंडे ढीले ढीले बोल रहे थे परवेज़ अशरफ साहब। खबर क्या है? खबर तो सीधी सीधी है। दो भट्टी साहब की खबर को आगे लेके चलते हो। दो जो ममालिक हैं उसमें एक मुल्क जो है वो पीपल्स पार्टी के दिल में रहता है, एक मुल्क नवाज शरीफ के दिल में रहता है। जो पीपल्स पार्टी के दिल में रहता है उसका नाम है यूएई। तो ये पाकिस्तान भी किसी दिल में रहता है। यही तो बात है ना, फिर अपना सिस्टम बदले ना। पहले अपना सिस्टम बदले। हमारे यहाँ पावर का तो नवाज शरीफ ने बदलना था, बेनजीर ने बदलना था, हुक्मरानों ने बदलना था, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। बिलावल के लिए खबर क्या है? बिलावल को मैंने पहले भी आपको इंडिकेट किया कि बिलावल को किसी ने ये समझाया, कोई ताकतवर हल्के जो इस मुल्क में होते हैं, समझदार हल्के, उन्होंने समझाया कि भाई ये जो नवाज शरीफ साहब गुस्से में आया, मौलाना गुस्से में आया, आपकी लॉटरी है, नंबर 1। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि वो लंदन कहाँ पे गए हैं। लंदन इसलिए गए कि रास्ते में दुबई आता है, दुबई को यूएई कहते हैं। बस इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। चलें, बहरहाल इसका मतलब है कि भट्टी साहब वो अपना चांस, पीपल्स पार्टी इसमें सीरियसली नहीं आएगी। देखें जरदारी साहब संजीदा बीमार है, एक तो बात सच है। दूसरा उनके पास वफाकी सूबे की हुकूमत है पाकिस्तान, दूसरा बड़ा उनके फैमिली का इस वक्त कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने आप को आखिरी हदें क्रॉस करके जंग के ऐलान बगावत कर चुके हैं। उनकी जो पीछे बंदा है ही कोई नहीं, 100 बंदा नहीं आया बकौल ख्वाजा आसिफ साहब। चलो कोई दूसरे मुल्क के होंगे, कुछ तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए गेन करने के लिए काफी कुछ है। नून लीग के लिए नवाज शरीफ को खुसूसन सिर्फ और सिर्फ अदारों से टकराव सूट करता है। ना खेडांगे ना खेडन देंगे। बचपन में आप नहीं एक दोस्त को कहते थे तू मैंने लूडो चढ़ाया ला, मैं लूडो ही फाड़ देनी है। तो वो लूडो फाड़ना चाह रहे हैं। खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, खेल तो चलते ही रहता है, बुरा हो भला हो चलते ही रहता है और खेल हो रहा है। अच्छा बड़ी साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। तलाल चौधरी साहब ने भी एक जमा तो करवा दी है कोई जवाब इस हवाले से पार्टी में। अब हम तलाल चौधरी को बड़ी अहम जिम्मेदारी थी तंजीम साजी, किसी भी जमात को खड़ा करने की तंजीम साजी बड़ी अहम होती है। अब नवाब मरियम साहिबा पे डिपेंड करता है वो इस जिम्मेदारी पर किसको तयन करती हैं। किसी भी जमात को खासकर अगर आपने हुकूमत के खिलाफ एक बोझ वाले बयानिए के साथ जाना है तो तंजीम साजी के लिए मरियम नवाज को बड़े अच्छे लोगों का इंतखाब करना होगा। ये संजीदा बात करेंगे, मजाक कर रहे हैं। रात को 3 बजे तंजीम साजी थी, खुदा का साहब ने कहा भाई खुदा का नाम आप तो समझदार, इस तरह तो ना करें यार, इस तरह तो ना भाई। उनका तंजीम साजी सारे टीवी पे बस सुना दूं तो खुदा आया। ये तंजीम साजी ऐसी होती है यार। काजी साहब मुझे बताएं तलाल चौधरी साहब किस कैंप के आदमी थे? मरियम नवाज साहब, उनको मिनिस्ट्री क्यों मिली? उन्हीं की वजह से। अब इस केस को उस एमएनए जो हमारी नून लीग की काबिल एहतराम खतून है, कौन चुप करा रहा है? मरियम नवाज। मरियम साहब ने कहा तो अब तंजीम साजी यकीनन मरियम किसी अपने अरशद शरीफ ने भी मुझे उस दिन फ़ोन करके कहा है कि यार ये सवाल अहम है कि तलाल चौधरी के अब 2 जगह से बाजू टूट गए हैं, अस्पताल में खिड़की से पुलिस के जाने से पहले फलांग के भाग गया। तो अब मरियम तंजीम साजी का टारगेट किसको देगी? मैं कही मुझे क्या पता, ये तो मुस्लिम लीग नून के लोग पूछ सकते हैं, बल्कि मलक साहब आप बताएं बड़े किसको देंगी? तो इतनी पॉपुलर जमात है जिसको मर्जी दे सकती है। उसके लिए शर्त यही है कि रात 2 बजे के बाद। अच्छा आपके लिए भी खबर है, आपके लिए खबर है, चेंज हो सकता है। आपके लिए तंजीम साजी से खबर मुझे याद आ गई। आप तो इस दुनिया के नहीं ना, आपको पता है इंटरनेट है, जूम है, ये सारी जो चीज़ें आई हैं। अब नवाज लंदन में सारी चीज़ें छापा लगा दी है, वो वहाँ से बैठ के ना लाहौर सारे काम खुद ही करेंगे। ये भी आपको मैं बता दूँ। तो वो तो कर रहे हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बात बड़ी साहब, एक बात है, यहाँ पे करोड़ों का ठाठे मारता हुआ जो जलसा है आप ट्विटर पे हुआ करेंगे। समात नहीं होती इतनी मुश्किल से मरियम की तरह बंदा आ जाता है और फेसबुक पे। देखें हम तीनों कर रहे हैं, हर टीवी ब्रेक लेनी है मुझे। एक मिनट, हम तीनों बात करें, हर टीवी में टॉक शो हो रहा है। मुझे बताएं कहीं एक एहतजाज हुआ है? सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पे सियासत आ गई है। यही जमहूरियत का फेलियर है कि अवाम से निकाल के इसको
गली मोहल्ले भट्टी चौराहों साहब, खेतों दो खिलानों काम से बड़े निकाल गलत के हुए हैं। आपने टीवी पे ब्रेक- कर दिया और सोशल मीडिया पे कर ब्रेक दिया के- ये यही सच कत्ल है, ये सच है, यही आवाम का ये कत्ल है। ब्रेक पे जा रहा ये हूँ, सच है। नजरियात की जगह मत ने ले ली और गली महल्ले की जगह ट्विटर ने ले ली, तो सियासत का यही हाल होना था। बहरहाल ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़ादी सहाफ़त नहीं है जनाब मोहतरम जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक कहा है, और क्या टिकटॉक यहाँ पे फांसी की वजह है और फांसी क्या है, इसमें बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, बहुत अच्छी बातें आज की हैं जनाब काजी फायज़ साहब ने। पाकिस्तान में उन्होंने कहा भी आज़ादी नहीं है सहाफ़त की, और ये रीढ़ की हड्डी है आज़ादी सहाफ़त, इसके बगैर कौम भटक जाती है, यकतरफ़ और सिलेक्टेड ख़बरें नहीं चलानी चाहिए, आज़ादी सहाफ़त, मतलब इसमें बहुत पॉजिटिव बातें, और ये तो अगर हो जाए तो हमारे लिए बड़ी मिसाली बातें होंगी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल कबल आज़ादी सहाफ़त पर फैसला दिया था। लेकिन भट्टी साहब, मुझे लगता है ये मसला बड़ा आलमी तौर पर भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने कल एक खबर देखी फाइनेंशियल टाइम्स में, अमेरिका का बहुत बड़ा, उसने कहा कि कैसे मुसाद ने इस वक्त पूरी दुनिया की स्क्रीनों पर कब्जा कर रखा है। मैं फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कायद फायज़ जी जी प्लीज आप बात अच्छा, करें। अच्छा, उसके बाद ये कि अमेरिका में 6 ग्रुप हैं टोटल, जो सारा अखबार, सारे टीवी, सब पर उनका कब्जा अच्छा, है। और मैं एक बात करके, नोम चॉम्स्की बेचारा और नॉन धक्के खाता है, और वो आज तक उनकी टीवी पर आ नहीं सका। और मुसाद को मारे गोली। फायद ईसा साहब, पाकिस्तान में सहाफत पे कब आज़ादी हुई थी? हम 2-3 अदारों के बारे में बात ही नहीं कर सकते। सहाफत पे रोजाना एक दानिशमंद जालसाज डेली जाली रेटिंग देता है। हमें ले दें इंसाफ। हम आपसे गुजारिश करते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी गुजारिश करते हैं, सहाफत पे क्या है कि हर ताकतवर के कसीदे पड़े, अंगूठे हमारी गर्दनों पे रखे हुए हैं, हमें सच बोलने कौन देता है? हर ताकतवर का सच अपनी मतलब का। सुने ना, बुलाएं हमें, मैं बताता हूं आपको क्या क्या फ्रॉड होता है। क्या ये मतलब है कि एक बंदे को खुश करने का नाम आज़ादी सहाफ़त है? कुर्बानियाँ हमने दी हैं, मारे हमने खाई हैं, जेलें हम गए हैं, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी शहीद हुए हैं, कोड़े खाए हैं, हमने कभी हुकूमतों में हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी से सियासी प्लाट नहीं लिया, कोई परमिट नहीं लिया, हराम का पैसा नहीं खाया, तो दिलाएं हमें। फायद ईसा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मैं हाजिर हो तो मुझे तलब करें, मैं बताता हूं क्या क्या फ्रॉड हो रहा है सहाफत को तंग करने के लिए। अब आपकी, ठीक है, मिसिस को बुलाया पीआर ने, तो आपको आज़ादी सहाफत याद आ गई। हम आपकी इस कदर का, आपकी इस एहसास को शुक्रगुजार है, लेकिन हमें बुलाए तो सही कि हमें कहां कहां से पाबंदियां लग रही हैं, कैसे कैसे हमें स्क्रू किया जा रहा है। हमने कंटेम्प्ट भी फेस की है, लेकिन अदालतों के एहतराम में सर हम रहे हैं हमेशा। यार डायरेक्ट टू होम अगर कर दी जाए रेटिंग, DTH जिसे कहते हैं, इसमें इसको क्यों रोका गया है? मैं समझता हूं अगर डायरेक्ट टू होम हो और ऑटोमेटिकली जो हो सकता है, जो बन सकता है कि जनाब पता हो कि फलां प्रोग्राम पे कितने मिलियन लोग आए, कितने नहीं आए, साफ हो जाती है। एक बात आपने भी कहना, साकिब निसार साहब ने कहा था 3 कंपनियां बनाए। मैं मौजूदा अदलिया से नहायत एहतराम से कहता हूं, हमारी कोई बात ना सुने, अगर वो फैसला ठीक है तो उस पर इंप्लीमेंट करा दे। भट्टी साहब, इतनी लाइव रेटिंग हो सबकी। इतनी खूबसूरत आपने बात की है, बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ, जब तक आप सच जो जर्नलिज्म की वैल्यू जो है, अच्छा बुरा हमारे व्यूअर ने करना है, अगर इस रेटिंग ने हमसे चलाना है तो फिर झूठ बिकेगा, फ्रॉड बिकेगा। सच को नापने के लिए फ्रॉडिये को तकड़ी दे दूं मैं तराजू, सच नहीं आ सकता। मैं उस फ्रॉडिये की क्यों तायद करूं? वो उसका कोई भी नाम है, मुझे उससे गर्द नहीं है। मैं किसी फ्रॉडिये की तायद का मुताज नहीं हूं। मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मुल्क के लिए कहना है, अगर गलत कहना है तो मेरे खिलाफ अदालत काम करे। हमें शार्प क्लोजिंग करनी पड़ेगी, और हम काजी फायज़ साहब और तमाम कहते हैं कि ये जो तसर है और बड़ा पुख्ता है, रेटिंग फॉर सेल, इसे ख़त्म कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हालात बेहतर हो सकते हैं, और जिस किस्म की मिसाली दुनिया काजी फायज़ साहब बड़े जायज़ तौर पर चाह रहे हैं वो बन भी सकती है। इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।